हेलो बच्चों, फिजिक्स विद आशीष में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज अपन एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं कि क्वेश्चन तो ये है इम्पोर्टेंट कि अल्फा बीटा गामा में रिलेशन क्या होता है। ठीक है, रेख अल्फा बीटा क्या गामा होते क्या है? रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक। समझ गए बात? इन तीनों में आज अपन संबंध देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन रेखीय प्रसार क्या होता है उसको देखते हैं। हम जानते हैं कि जितनी भी वस्तुएं हैं वो ऊष्मा पाकर वो फैल जाती है। जैसे अगर अपन किसी को ताप में परिवर्तन करवाते हैं तो उसको ऊष्मा गेन करता है और ऊष्मा पाकर वो क्या हो जाता है, अपनी ऊष्मीय प्रसार उसमें हो जाता है। समझ रहे हो मेरी बात? तो ऊष्मीय प्रसार जो होता है, थर्मल एक्सपांशन जो होता है, वो अब पदार्थ कैसा है उस पर भी निर्भर करता है। पदार्थ जो है, मान लो कि रॉड जैसा है, तो उसमें जो एक्सपांशन होगा या एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा? लीनियर एक्सपेंशन होगा, यानी कि रेखीय प्रसार होगा। अगर मैं बात करूं कि कोई मतलब इस तरीके से बोर्ड जैसी कोई चीज है, यानी कि उसमें एरियल एक्सपेंशन होगा, उसमें क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। तो क्षेत्रफल होता है तो उसका क्षेत्रीय प्रसार होगा। इसी प्रकार अगर मान लो 3D में शेप है, उसमें अपन अगर क्या करें, टेम्परेचर में अगर इंक्रीज करते हैं, ताप में अगर परिवर्तन या ताप में वृद्धि करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में उसके भी क्या होती है, उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों में वृद्धि हो जाती है। क्या वो जब अपन ताप में वृद्धि करते हैं। तो अभी फिलहाल जो मैं बात कर रहा हूँ वो रेखीय प्रसार की बात कर रहा हूँ। मेरे पास एक एल लेंथ की रॉड है जिसको मैंने डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस दिया, मतलब मैंने उसमें ताप में परिवर्तन किया, यानी कि वृद्धि कर रहा हूँ। ताप में वृद्धि कितनी की? मैंने कहा डेल्टा टी। जब मैं उसमें डेल्टा टी ताप में वृद्धि करता हूं तो वो रॉड जो है उसकी लेंथ बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाती है? डेल्टा एल से बढ़ जाती है, यानी टोटल लेंथ होगी एल प्लस डेल्टा। मेरी बात समझ में आई है? क्या कहा मैंने? मैंने कहा जब किसी रॉड को, जब किसी छड़ को क्या किया जाता है, ताप में परिवर्तन dt किया जाता है या डेल्टा टी किया जाता है, तो ऐसी कंडीशन में उसकी लंबाई में परिवर्तन डेल्टा एल हो जाता है, जबकि उसकी मूल लंबाई जो थी, यानी प्रारंभिक लंबाई जो थी, वो एल थी। ठीक है, तो अब एक चीज सोचो, जब मैं परिवर्तन करता हूं डेल्टा टी से, जब उसके ताप में जब मैं वृद्धि करता हूं, डेल्टा टी वृद्धि करता हूं, तो ऐसी कंडीशन में जो डेल्टा एल होगा वो किस पर निर्भर करेगा? डेल्टा एल पहली बात तो निर्भर करेगा रॉड कितनी लंबी है। भाई अगर छोटी रॉड होगी तो वो कम कम उसकी लंबाई में वृद्धि होगी, अगर बड़ी रॉड होगी तो उसमें ज्यादा होगी। तो मैंने कहा अगर डेल्टा एल है तो वो उसकी जो वृद्धि है वो किस पर निर्भर करती है? उसकी लंबाई पर, उसकी खुद की मूल लंबाई पर निर्भर करती है। डेल्टा एल इज प्रोपोर्शनल टू इट्स ओरिजिनल लेंथ, दैट इज एल। ठीक है, डेल्टा एल इज प्रोपोर्शनल टू एल। इसी प्रकार मैंने कहा वो जो लंबाई में परिवर्तन है वो तापांतर के भी समानुपाती होगा। क्या कहा कि डेल्टा टी जितना आप बढ़ाओगे डेल्टा टी, उतना ही ज्यादा क्या होगा? लंबाई में वृद्धि होगी। ठीक है, फिर इसके बाद में मैंने कहा अगर इन दोनों को अपन साथ में लिखें तो डेल्टा एल इज प्रोपोर्शनल टू एल डेल्टा टी हो जाएगा। अरे मेरी बात समझ में आ रही है? इस प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो डेल्टा एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मैंने कहा एक कांस्टेंट लगा देते हैं जिसको हम लिख रहे हैं अल्फा से। तो अल्फा, ये आपको ये अल्फा ही लग रहा होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा स्पेशल टाइप का बना देता हूँ। ठीक है, अल्फा। ठीक है, अल्फा एल डेल्टा टी, जहां जहां जो अल्फा है वो क्या है? अल्फा क्या है? रेखीय प्रसार गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, रेखीय प्रसार गुणांक। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, तो ये अल्फा को अगर डिफाइन करना है अपन को, तो अल्फा को अपन इस प्रकार से कर सकते हैं। कैसे? अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल डेल्टा टी। डेफिनेशन बना लो। क्या? यदि यदि एल बराबर 1 हो, यूनिट, 1 मीटर 1 सेंटीमीटर यूनिट हो, और डेल्टा टी जो है ताप में परिवर्तन भी क्या हो? यूनिट हो। ताप में परिवर्तन भी क्या हो? यूनिट हो। अब यूनिट वो डिग्री सेंटीग्रेड भी हो सकता है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, यूनिट की बात कर रहा हूं मैं ना। तो एक, तो ऐसी कंडीशन में जो लंबाई में परिवर्तन होगा वो उसके रेखीय प्रसार गुणांक के बराबर होगा। देन तो क्या हो जाएगा? अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल। डेफिनेशन क्या बनी? यदि एकांक लंबाई की छड़ पर ताप में परिवर्तन एकांक किया जाए तो उसकी जो लंबाई में वृद्धि होती है, एक्सपेंशन जो होता है उसकी लेंथ में, वो अल्फा यानी कि रेखीय प्रसार गुणांक यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन के इक्वल होगा। मेरी बात समझ में आई है? बोलो कोई दिक्कत? अच्छा एक चीज और देखो, अल्फा की अगर आपसे कोई यूनिट पूछे तो निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं। मैंने कहा लंबाई में परिवर्तन मतलब लंबाई,
अपॉन लंबाई, यानी ये दो गए आप, यानी कि डेल्टा टी क्या हो जाएगा, डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स। मेरी बात समझ आएगी? इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स, ठीक है, या पर डिग्री सेंटीग्रेड, एक ही बात। तो ये मैंने अल्फा को डिफाइन कर दिया, बोलो समझ में आ गया? माना T1 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रारंभ में ताप जो था वो T1 था, तब माना T1 ताप पर लंबाई जो थी वो L1 थी। जब मैंने ताप में परिवर्तन करके उसका ताप T2 कर दिया, उसका टेम्परेचर कहां लिया है, T2 पर लिया है, तो ऐसी कंडीशन पे लंबाई हो जाती है L2। समझ रहे हो क्या भाई? पहले T1 पे L1 लंबाई थी, T2 पर बढ़ के लो गई L2। लंबाई में परिवर्तन क्या होगा, L2 माइनस L1, यानी डेल्टा L इज इक्वल टू हो जाएगा L2 माइनस L1। इसी प्रकार डेल्टा T इज इक्वल टू हो जाएगा T2 माइनस T1। अरे मेरी बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है। अब देखो, जब मैं ये लिखता हूं तो अल्फा के फॉर्मूले से, इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1, समीकरण 1 से अल्फा इज इक्वल टू बन गया क्या, L2 माइनस L1 अपॉन L इंटू डेल्टा टी लिख दो या T2 माइनस T1 लिख दो, आपकी इच्छा है, ठीक है, कोई दिक्कत। ये रख दिया मैंने यहाँ पे मान। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, मैंने कहा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पर L2 माइनस L1 इज इक्वल टू अल्फा L T2 माइनस T1। इसको वैसे मैं डेल्टा टी ही लिखना चाहता हूँ, लेकिन चलो एक बार थोड़ी देर लिख ही देते हैं, L1 प्लस अल्फा L, अब मैं डेल्टा टी लिख रहा हूँ, ठीक है। L2 इज इक्वल टू L1 मैंने कॉमन लिया, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। बोलो आया कि नहीं आया? ये आ गई अपने पास लीनियर, जो अपन टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद में जो लंबाई L2 हो जाएगी उसका फॉर्मूला, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? सिंपल है। इसी प्रकार अगर क्षेत्रीय प्रसार को मैं समझाऊं तो क्षेत्रीय प्रसार देखो, यहाँ पे इस बार अपने पास क्या आ जाएगा, कोई इस प्रकार की चीज आ जाएगी, ठीक है। अब मैं उसको बढ़ा रहा हूं, ये इसका कोई डायग्राम बनाना जरूरी नहीं है, क्या, क्षेत्रीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार, ठीक है। ऐसी कोई वस्तु मान लो जिसमें L1 भी है और L2 भी है, तो जब मैं उसको टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं डेल्टा टी से, तो उसकी लंबाई में वृद्धि मान लो ये L2 डैश हो जाएगी और चौड़ाई में होगी L1 डैश। अरे समझ में आ रही है मेरी बात? इस प्रकार हो जाएगा, कोई दिक्कत, इसी प्रकार तो होगा। तो यहाँ पर अपन ने ये डायग्राम की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे मैंने क्या कहा, क्षेत्रीय प्रसार की बात चलती है, ये मिटा दूं, वैसे मिटाने की जरूरत नहीं, मैं इसी के अंदर कर सकता हूं कि मान लिया कि क्षेत्रफल जब डेल्टा टी टेम्परेचर में डिफरेंस किया जाता है तो क्षेत्रफल ए से बढ़कर, मतलब ए में वृद्धि हो जाती है, प्रारंभ में तो ए क्षेत्रफल था, बाद में उसमें वृद्धि हो जाती है डेल्टा ए, ठीक है। तो जो वृद्धि होती है क्षेत्रफल में वो भी क्या होगी, एल के उस सॉरी ए के समानुपाती होगी। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं, ऐसा कर सकता हूं क्या? अरे समझ रहे हो क्या? चलो कर देते, मिटा के कर देते, ठीक है। क्या करें, मैंने कहा ए जो होगा यानी क्षेत्रफल जो होगा, सॉरी डेल्टा ए, क्षेत्रफल में जो परिवर्तन होगा वो समानुपाती होगा इसके क्या, डेल्टा ए जो होगा वो समानुपाती होगा किसके, मैंने कहा एल के, सॉरी ए के। डेल्टा ए जो है वो समानुपाती होगा किसके, डेल्टा टी के। मतलब जितना बड़ा वस्तु होगी उसमें क्षेत्र, उसकी जो विस्तार जो होगा वो उतना ही अधिक होगा। तो डेल्टा ए इज प्रोपोर्शनल टू ए, डेल्टा ए इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। आप जितना ज्यादा में परिवर्तन करोगे उतना ही क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। इसी प्रकार मैं कर सकता हूँ, इनको प्रोपोर्शनल हटा दिया, डेल्टा ए इज इक्वल टू, मैंने कहा एक और कांस्टेंट लगा देते हैं जिसको अपन बोलते हैं बीटा, ठीक है। बीटा क्या, सॉरी एक बार इन दोनों को मर्ज कर देते हैं, डेल्टा ए इज प्रोपोर्शनल टू ए डेल्टा टी। जब मैं इसको हटाऊंगा प्रोपोर्शनल को, इज इक्वल टू लगाऊंगा तो एक कांस्टेंट आएगा बीटा क्या, ए डेल्टा टी। बोलो हाँ, ठीक है। जहां बीटा जो है वो क्या है, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक है, जहां बीटा बराबर क्या है, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, ठीक है। अब इसको मैंने कह दिया बीटा क्या, बीटा इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, बीटा इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए डेल्टा टी। इसकी भी यूनिट जो होगी वो डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स की होगी, ठीक है, समीकरण नंबर 1। अब मैंने कहा यदि a बराबर 1 हो और डेल्टा t बराबर 1 हो
तो ऐसी मतलब नीचे वाला 1 कर दिया, तो बीटा बराबर क्या आ जाएगा, बीटा बराबर हो जाएगा डेल्टा ए। डेफिनेशन क्या हुई, यदि एकांक क्षेत्रफल की किसी वस्तु के लिए उसके ताप में परिवर्तन एकांक किया जाए तो उसके क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि को अपन क्या कहेंगे, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। कोई दिक्कत, ये हो गया। अब यहाँ पे मैंने कहा T1 डिग्री सेंटीग्रेड पे मान लो क्षेत्रफल था क्या A1, T2 पे हो जाता है A2, तो क्या लिखेंगे अपन, डेल्टा A इज इक्वल टू लिख दूंगा A2 माइनस A1 और डेल्टा T इज इक्वल टू T2 माइनस T1। बोलो हाँ, तो यहां से अपने पास क्या आ जाएगा, बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा, बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, डेल्टा यानी A2 माइनस A1 डिवाइडेड बाई A1 इंटू T2 माइनस T1, हाँ या ना। अब क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, A2 बराबर A2 माइनस A1 इज इक्वल टू बीटा A1 और T2 माइनस T1, या क्या लिख सकते हैं, डेल्टा T लिख सकते हैं। A2 इज इक्वल टू अपने पास हो जाएगा A1 प्लस बीटा A1 इंटू T2 माइनस T1। अब मैंने कहा ले लो कॉमन, क्या A1 क्या आएगा अपने पास, 1 प्लस बीटा इंटू डेल्टा T लिख रहा हूँ उसको। बोलो कोई दिक्कत भाई, लंबाई के लिए तो आया था L2 इज इक्वल टू L1 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा T, बीटा के लिए क्या है A2 इज इक्वल टू A1 इंटू 1 प्लस बीटा डेल्टा T, ठीक है ना। और अब इसी प्रकार से अपन क्या आयतन प्रसार नोट करेंगे अपन, इसी प्रकार क्या करें, आयतन प्रसार। कोई महाभारत वाला टॉपिक नहीं है, सिंपल सा है। आयतन प्रसार भाई, मान लो प्रारंभ में आयतन V था, जब मैं उसमें ताप में परिवर्तन डेल्टा T करता हूं तो ऐसी स्थिति में आयतन में परिवर्तन डेल्टा V हो जाता है। तो अब यहां पर A की जगह क्या आ जाएगा, V आ जाएगा। देखो क्या कह रहा हूं मैं, डेल्टा V इज प्रोपोर्शनल टू V, सही बात है। इसी प्रकार डेल्टा V इज प्रोपोर्शनल टू क्या, डेल्टा T। भाई ताप जितनी वृद्धि करोगे उतना ज्यादा आयतन वृद्धि हो जाएगी, और इन दोनों को मर्ज करें तो इज प्रोपोर्शनल टू V डेल्टा T। प्रोपोर्शनल हटाए तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम बोलेंगे गामा V डेल्टा T। बोलो हाँ, इक्वेशन नंबर बाद में दे देंगे, ठीक है। इसी से अपन क्या कहें, जहां गामा जो है, जहां गामा आयतन प्रसार गुणांक है, क्या लिखूंगा गामा को, गामा बराबर हो जाएगा डेल्टा V अपॉन V डेल्टा T। सिंपल, वही अगर इसकी भी अगर अपन को मात्रक निकालना है तो डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। यदि यदि क्या हो, यदि डेल्टा सॉरी क्या था, यदि V बराबर 1 हो तथा डेल्टा T इज इक्वल टू भी यूनिट हो तो गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा V। परिभाषा बन गई क्या, कि यदि एकांक आयतन की किसी वस्तु का ताप में परिवर्तन एकांक किया जाए तो उसके आयतन में जितनी वृद्धि होगी वो उसका क्या कहलाएगी, आयतन प्रसार गुणांक, क्या, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, ठीक है। ठीक है, अब मैंने कहा T1 टेम्परेचर पर था, V1 क्या वॉल्यूम, T2 पर हो गया V2। सिंपल बात है, कोई महाभारत नहीं है इसमें। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे डेल्टा V इज इक्वल टू हो जाएगा V2 माइनस V1, डेल्टा T इज इक्वल टू V2 माइनस V1। गामा की वैल्यू की बात करें तो गामा देखो क्या आ जाएगा, गामा इज इक्वल टू क्या लिखूं, डेल्टा V यानी कि V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई V1 इंटू T2 माइनस T1, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, V2 माइनस V1 इज इक्वल टू गामा, ध्यान रखना गामा है V1 इंटू T2 माइनस T1, ठीक है। V2 इज इक्वल टू हो जाएगा V1 प्लस गामा V1 डेल्टा T, ठीक है। यानी V2 बराबर V1 लिया कॉमन, 1 प्लस गामा डेल्टा T। या बोलो कोई दिक्कत, ये तीनों प्रसार गुणांक मैंने बता दिए कि फॉर्मूला क्या होगा। मेरे को मेन जो क्वेश्चन था वो था अल्फा बीटा गामा में संबंध। सबसे पहले मैं निकालता हूं अल्फा और बीटा में संबंध, बिठा दो इसको। सबसे पहले संबंध क्या निकाले, अल्फा, अल्फा क्या है, रेखीय प्रसार गुणांक, व बीटा में संबंध। देखो कैसे निकलेगा, अल्फा व बीटा में संबंध। अपने पास एक क्षेत्रफल वाली चीज लो जिसके पास लंबाई हो और जिसके पास क्या हो, चौड़ाई भी हो। तो मैंने कहा मान लो उसकी लंबाई क्या थी, L1 थी, ठीक है। उसकी लंबाई कितनी है,
प्रारंभिक लंबाई L1 थी। जब मैंने उसके टेम्परेचर में डेल्टा टी से परिवर्तन किया तो उसकी लंबाई वृद्धि होकर L1 डैश हो जाती है। क्या हो जाती है? प्रारंभिक लंबाई L1 थी, जब डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस दिया अपन ने उसको, तो उसकी लंबाई कितनी हो गई? L1 डैश हो। तो ऐसी कंडीशन फॉर्मूला क्या होगा? याद करो, अपन ने लिखा था पहले L1 थी, फिर बाद में L2 हो जाती है, तो अपन ने फॉर्मूला लिखा था L2 बराबर L1 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। यहाँ पर मैं L2 नहीं ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ कि मेरे पास एक क्षेत्रफल वाली चीज है, उसकी लंबाई L1 है। जब मैं उसके ताप में वृद्धि डेल्टा टी करता हूँ तो लंबाई जो हो जाती है वो L1 डैश हो जाती है। L2 की जगह क्या बोल रहा हूँ? L1 डैश। तो यहाँ क्या हो जाएगा? L1 डैश इज इक्वल टू क्या लिखूं? L1 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। बोलो हाँ। अरे समझ में आई क्या मेरी बात? क्या कहा? एक अपने पास कोई क्षेत्रफल वाली चीज थी जिसके पास मान लो आयत ही था, जिसकी लंबाई L1 थी, चौड़ाई L2 थी, तो अपन ने उसमें ताप में परिवर्तन किया तो उसकी लंबाई भी बढ़ती है और चौड़ाई भी बढ़ती है। फिलहाल मैं सिर्फ लंबाई की बात कर रहा हूँ। प्रारंभ में उसकी लंबाई थी L1 और डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस करने के बाद उसकी लंबाई होगी L1 डैश। तो इसलिए यही तो लिखूंगा मैं, और क्या लिखूंगा? और अगर मैं चौड़ाई की बात करूं तो L2 डैश इज इक्वल टू क्या लिखूंगा? L2 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। बोलो हाँ। ठीक है, अब मुझे तो बात करनी है भाई, अल्फा के लिए तो मेरे पास आ गया, बीटा भी तो लाना है। बीटा कैसे आएगा? जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, समीकरण 1 व 2 को गुणा करने पर। समीकरण 1 व 2 को, क्योंकि लंबाई इंटू चौड़ाई, तो क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा? L1 डैश इंटू L2 डैश इज इक्वल टू हो जाएगा L1 इंटू L2 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का होल स्क्वायर। बोलो हाँ। क्यों? अच्छा, प्रारंभ में माना, प्रारंभ में आयतन सॉरी क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना था? अरे क्षेत्रफल कितना था? ए था। ठीक है, डेल्टा ए था। डेल्टा टी ताप में परिवर्तन करने पर उसके क्षेत्रफल में डेल्टा ए से वृद्धि हो जाती है। ठीक है, उसके क्षेत्रफल में डेल्टा ए वृद्धि होगी, अर्थात कुल क्षेत्रफल कितना हो गया? अर्थात कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? ए प्लस डेल्टा ए। बोलो हाँ या ना? ये तो होगा। अच्छा मुझे बताओ, L1 इंटू L1 क्या होगा? L1 इंटू L2 क्या होगा? वो होगा ए। L1 डैश इंटू L2 डैश क्या होगा? मैंने कहा ए प्लस डेल्टा है। हाँ या ना? ठीक है, क्योंकि भाई अपन ताप में वृद्धि कर रहे हैं तो डेल्टा ए से वृद्धि हो रही है, तो ए प्लस डेल्टा ही तो होगा। समझे कि नहीं समझे? तो लिख दो, अर्थात ए प्लस, इसको लिख लो, ए प्लस डेल्टा ए इज इक्वल टू ए, ये हो गया ए, इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का होल स्क्वायर। वैसे तो आप होल स्क्वायर के फॉर्मूले से खोल सकते हो, लेकिन अपन द्विपद प्रमेय से खोलेंगे। कल जो अपन ने पढ़ा था, कल मीन्स लास्ट से जो अपन ने जब जी के मान में परिवर्तन अपन देखा था ऊंचाई और गहराई के साथ में, तो ऊंचाई वाले में अपन ने एक द्विपद प्रमेय की बात की थी। मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। द्विपद प्रमेय क्या होती है? 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू होता है 1 प्लस एन एक्स इन प्लस n इंटू एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब प्लस एस सो ऑन। चलता रहेगा ये काम, ठीक है ना? तो ये चलता रहेगा, लेकिन अपन ये मैथ्स में होता है, अपने फिजिक्स में नहीं होगा। फिजिक्स में क्या होता है? हमेशा अपने लिए x का मान अति लघु होगा, तो उसकी उच्च घात तो और भी छोटी हो जाएगी। अरे सही बात है क्या? जैसे मान लो x का मान 0.1 है, उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 0.01। अरे हाँ या ना? सही तो बोल रहा हूं। तो ये छोटा हो गया कि बड़ा हो गया? छोटा हो गया। तो यानी कि उच्च घातें तो और छोटी हो जाएंगी, तो उच्च घातों को नगण्य मानकर छोड़ देंगे। तो ऐसी कंडीशन में अपने पास 1 प्लस एक्स का जो फॉर्मूला की पावर n जो है, वो फॉर्मूला जो आएगा वो हमेशा क्या आएगा? ये n जो है उठ के पहले लग जाएगा nx, ऑलमोस्ट इक्वल टू। एक्सेप्ट तो ये होता है, ऑलमोस्ट ही होगा। समझे कि नहीं समझे? याद रह जाएगी, अब ये ध्यान में रख लेना। ठीक है, तो यहां पर भी मैं ये लगा ही देता हूं, a प्लस डेल्टा ए इज इक्वल टू
ए, और इसका मैं क्या कर दूं, द्विपद प्रमेय से एक्सपेंशन करूंगा भाई। यहाँ पर ये क्या छोटा है, अल्फा छोटा ही होता है। कैसे? अल्फा का फॉर्मूला कहता है अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल इंटू डेल्टा टी। डेल्टा एल अति सूक्ष्म, एल ओरिजिनल लंबाई। भैया ऐसा तो ना ताप में परिवर्तन करोगे तो दुगनी हो जाएगी लंबाई, टूट जाता है, ऐसे ऐसे नहीं खींचते, ठीक है ना। तो मैंने कहा डेल्टा एल जो है वो अति सूक्ष्म है भाई। ताप में जैसे एक रॉड पड़ी है, धूप में पड़ी है, तो ऐसा तो है नहीं आपने धूप पे छोड़ के गए और कल आओगे तो डबल रॉड हो जाएगी, ठीक है, ऐसे तो फिर मजा आ जाता, अपन लोहार के पास जाते ही नहीं। तो मैंने क्या कहा कि डेल्टा एल जो अति सूक्ष्म है, एल क्या है, बड़ा, एल जो है बड़ा, और उसकी लंबाई में प्रसार बहुत थोड़ा सा होगा, तो डेल्टा एल बहुत छोटा है, एल बड़ा, तो यानी और डेल्टा टी जो अपन ने दिया वो है। तो एल बड़ी राशि का तो भाग लग रहा है और छोटी राशि ऊपर, छोटी राशि में बड़ी राशि का भाग लगेगा तो क्या होगा, अगर छोटी राशि में बड़ी राशि का भाग लग जाए तो क्या होगा, तो और छोटी हो जाएगी। कैसे भैया, मान लो किसी बाप के एक बेटा है और उसके मान लो 10 बीघा जमीन है, तो उसके कितने पाती आएगी भैया, 1 बीघा 10 बीघा पाती आएगी अकेले की, सही बोल रहा हूँ। अगर उसी के मान लो 10 भाई होते और 10 बीघा होती तो भाग लगता भैया 10 का, अरे हाँ या ना, तो पाती आती थोड़ी सी, तो ये तो कह रहा हूँ पाती क्या आएगी, थोड़ी सी, तो अल्फा क्या है, बहुत छोटा, अल्फा छोटा हो गया। अब अगर अल्फा बहुत छोटा हो गया तो यहाँ पर कहा गया अपना अल्फा, ये अल्फा छोटा हो गया, ठीक है। और अगर ये छोटा हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसको अपन इसकी उच्च घातों को नेगेटिव मान के छोड़ देंगे। अगर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर से बोलते, मतलब एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर से बोलते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, तो उसमें बाद में जाके निर्णय करते हैं, अभी कर देते हैं ना उच्च घात को निर्णय, ठीक है। तो यहाँ पे जाएगा 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी, हाँ या ना, पर बात समझ में आ गई क्या? आगे क्या होगा, आगे जो तुम चाहो वो होगा 2a अल्फा डेल्टा टी, ए से ए कैंसिल आउट, ए से ए कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, मैंने कहा डेल्टा ए बचा, डेल्टा ए इज इक्वल टू 2 अल्फा ए डेल्टा टी बचा। मैंने कहा 2 अल्फा को तो यही पड़ा रहने दो और डेल्टा ए अपॉन ए डेल्टा टी कर दो, इसको क्या लिख सकता हूँ, बीटा, 2 अल्फा इक्वल टू बीटा, यानी अल्फा और बीटा में संबंध आ गया, अल्फा इक्वल टू बीटा बाई 2। बोलो संबंध समझ में आया कि नहीं आया? इसी प्रकार अल्फा और गामा में संबंध निकाल लेते हैं, फिर बाद में दोनों को मर्ज कर देंगे। अल्फा और गामा में संबंध निकाले तो मैंने कहा भैया पहले इसमें, पहले तो क्षेत्रफल वाले में तो L1 था, L2 था, अब आयतन भी आ गया तो L3 भी आएगा, समझ गया, लंबाई आ गई, चौड़ाई हो गई और ऊंचाई आ जाएगी, अरे समझ रहे हो क्या, ठीक है। तो यहाँ से मैंने कहा इतना, इतनी तो बात वही होगी, अरे इतनी तो वही बात होगी ना। तीसरा क्या आ जाएगा, L3 डैश आ जाएगा, और यहाँ लिख दूंगा मैं L3 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, हाँ कि ना, सत्य वचन है क्या, हाँ। तो देखो ये आ गया। अब मैंने कहा आयतन निकालना है तो 1 गुना 2 गुना 3, हाँ कि ना, और तीनों को गुणा करेंगे तो आ जाएगा L1 डैश इंटू L2 डैश इंटू L3 डैश, क्या हो जाएगा, मैंने कहा L1 इंटू L2 इंटू L3, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी की घात 3, ठीक है क्या, ठीक है, ठीक है, तो भाई ठीक है लिख लो। अब ये क्या हो जाएगा भैया आप ही बताओ, तीनों लंबाइयां जो बढ़ के है वो जुड़ रही है, तो मान लो अगर प्रारंभ में आयतन अगर v था, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, आयतन अगर v था प्रारंभ में और बाद में आयतन बढ़कर डेल्टा v से बढ़ जाता है, तो कुल आयतन कितना हो जाएगा, v प्लस डेल्टा v। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, आई जी, इतनी जोर से बोल रहा हूँ, खाली कमरा है और मैं ही बोल रहा हूँ, तो सुन समझ में तो आ ही रहा होगा, ठीक है। v प्लस डेल्टा v अपने पास हो गया। अब क्या करूं, अब यही बात जो थी की थी वो वापस कर लेंगे, पर क्या हो जाएगा भैया कि 1 प्लस एक्स की पावर n और वगैरह वगैरह, ये जो भी अभी मैंने बताया था ऐसो वन, ठीक। अब इसी ऐसी कंडीशन है अपन यहाँ डायरेक्ट पहुंचते हैं, क्या हो जाएगा भाई आप बताओ, एक दिन ये कैमरा भी बोलेगा मेरे को ऐसा लगता है, डेल्टा v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इंटू 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी। पहले बड़े लोग बुजुर्ग लोग कहा करते थे कि भाई एक ऐसा कलयुग भी आएगा जिसमें आदमी अकेला कमरे में होगा और वो बोलता रहेगा, आ गया वो कलयुग। देख 1 प्लस 3 अल्फा
डेल्टा टी, ठीक है। अब क्या करें भाई, वी क्या करें, कर लो जो करना है। थ्री समझ में आया ना भैया, थ्री जो है 1 प्लस एक्स की पावर एन थी, और एन जो है वो अंदर आ गया, थ्री यहाँ जाएगा, थ्री अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। v प्लस डेल्टा v इज इक्वल टू v प्लस थ्री वी अल्फा डेल्टा टी। कोई दिक्कत है क्या? v से v काट दो, जो बचता है उसको रहने दो। क्या काटा भाई, डेल्टा v इज इक्वल टू क्या था, थ्री वी डेल्टा, क्या लिख दिया रे, थ्री वी अल्फा डेल्टा टी, अल्फा डेल्टा टी। अब मैं अल्फा को निकाल लूं, क्या बन जाएगा, डेल्टा वी अपॉन वी डेल्टा टी, तीन भी तो है, थ्री अल्फा है ना, तो थ्री अल्फा इज इक्वल टू, इसको क्या लिख दूं, गामा। तो इससे हमारे पास संबंध क्या निकल के आया, अल्फा इज इक्वल टू गामा बाई थ्री। अरे यही तो आया, पहले वाले से ये आया, दूसरे वाले से ये आ गया, पहले वाले से ये आया और दूसरे वाले से ये आ गया, तो इन दोनों को मर्ज कर दो। कैसे करो, ढंग से। कैसे करोगे, अरे ढंग से करोगे, और कैसे करोगे, गामा भाई पूरे को 6 से गुणा करने पर 6 अल्फा बराबर 3 बीटा बराबर 2 गामा, हाँ कि ना, ये संबंध आ गया, अल्फा बीटा गामा में संबंध आ गया, कोई दिक्कत, बहुत बढ़िया। अगला जो टॉपिक है, एक और अपन इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर देखने वाले हैं, वो है मेयर्स फॉर्मूला। क्या है, मेयर्स फॉर्मूला, मेयर सूत्र। बिठा दे इसको। मेयर सूत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट, 2 नंबर में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। मेयर सूत्र 2 में भी पूछ सकता है, 3 में भी पूछ सकता है, ठीक है ना। जहां तक मुझे लगता है अब 2 में ही पूछा जाएगा, 3 में नहीं पूछा जाएगा, ठीक। मेयर सूत्र क्या है, सीपी माइनस सीवी बराबर आ रहा है, वरना इसको डिराइव प्रूव करने होते हैं। देखो कैसे करेंगे, मैंने कहा अपने पास एक मोल गैस है, ठीक है। आप लोग पहले वाले टॉपिक थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, उसमें विशिष्ट ऊष्मा होती है, एक तो विशिष्ट ऊष्मा होती है और एक मोलर विशिष्ट ऊष्मा होती है, ठीक है ना, स्पेसिफिक हीट एंड मोलर स्पेसिफिक हीट, ये दो चीज होती है। तो ये एक बार देख लेना आप लोग। तो यहां पर मैंने कहा कि नियत आयतन पर एक मोल गैस का ताप dt से परिवर्तन करने पर गैस की ऊष्मा में होने वाला परिवर्तन dq हो, तो dq बराबर हो जाएगा ncv dt होता है। क्या होता है, फॉर्मूला होता है ncv dt। समझ रहे हो, एक मोल गैस है तो n का मान क्या होगा, यहां n बराबर 1 है, तो dq बराबर कितना हो जाएगा भैया, cv dt। कोई दिक्कत, मैंने नियत आयतन की बात की है, नियत आयतन के लिए ये होगा, सही बात है। अच्छा चलो इसको समीकरण एक लिख दिया। ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम से, वैसे एक बात बता दूं मैं आपको, इस चैप्टर में उष्मा गतिकी का चैप्टर है, उष्मा गतिकी चैप्टर में उष्मा गतिकी का शून्यांकी नियम, प्रथम नियम व द्वितीय नियम, तीनों इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, ठीक है ना। कोई ऐसी महाभारत नहीं है कि उसको अलग से लेकर लेक्चर लो, उन तीनों नियमों को आपको याद करना है, ठीक है ना। वैसे उष्मा गतिकी का प्रथम नियम क्या है, ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है ना। उष्मा गतिकी का प्रथम नियम क्या होता है भैया, dq बराबर du प्लस dw होता है। समझ रहे हो क्या, ये होती है आंतरिक ऊर्जा, ये होता है किया गया कार्य, और ये होती है ऊष्मा। भाई जो ऊष्मा अगर किसी सिस्टम को आप दे रहे हो या ले रहे हो, जो भी है सिस्टम को दे रहे हो, तो वो क्या करती है, कुछ कार्य करती है और शेष बची उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करती है। ये ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है, ठीक है। dq बराबर du प्लस dw, dq बराबर du प्लस dw को मैं लिखता हूं pdv, यहां dv बराबर क्या है, 0, अतः dv बराबर 0 कैसे, अरे v नियत है, पहले v था, बाद में v है, तो परिवर्तन कितना हो, v माइनस v इक्वल टू 0, तो dv बराबर क्या है, 0, dv बराबर क्या है, 0, ठीक है। अब मैंने क्या किया, dq बराबर हो जाएगा du,
समीकरण नंबर 2, 1 व 2 से, 1 व 2 से मैंने कहा du बराबर आ गया cv dt समीकरण नंबर 3, ध्यान में रखना। अब देखो, अब क्या करूं, यही लिख देता हूं, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये तो किया था मैं नियत आयतन पर, अब मैं कर रहा हूं नियत दाब पर। नियत दाब पर 1 मोल, वही अपने पास गैस तो उतनी है, 1 मोल गैस का ताप में परिवर्तन dt करने पर, वही सेम लैंग्वेज है, करने पर, हाँ पहले गैस में परिवर्तन क्या ताप में परिवर्तन dt करने पर गैस की ऊष्मा में होने वाला परिवर्तन क्या हो, dq हो तो, अगर परिवर्तन क्या हो, dq हो तो मैं लिखूंगा dq बराबर ncp dt, ncp dt, तो n तो 1 है तो मैं लिख दिया cp dt। बोलो हाँ, यहां पर भी क्या है, n 1 है। अच्छा यहाँ पे cv क्या था, यहां cv बराबर मोलर, नहीं नियत आयतन पर, नियत आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा, ठीक है, ठीक है, मोलर विशिष्ट। और यहां cp क्या है, यहां cp बराबर नियत दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा, याद रह जाएगा क्या, याद क्या, याद ही है, कोई महाभारत नहीं है। dq बराबर cp dt, ठीक है। क्या करूं भाई, अब मैंने कहा ये है नियत दाब पर ऊष्मा गति का प्रथम नियम, यहां पे भी लगा दो, ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम से, प्रथम नियम से, हाँ कि ना, हाँ, dq बराबर du प्लस dw, इसको समीकरण नंबर दे दो 4 और समीकरण इसमें दे दो 5। समीकरण 4 व 5 से, समीकरण 4 से dq व समीकरण 5 से du का मान, सॉरी समीकरण 4 से dq का मान व समीकरण, ये कौन सी है, 3 है, समीकरण 3 से du का मान समीकरण 5 में रखने पर, ठीक है क्या, रख दो। तो देखो जब मैं मान रखूंगा dq बराबर तो लिख दूंगा cp dt, और du बराबर लिख दूंगा cv dt, और dw को मैं लिख सकता हूं pdv, चूंकि dw बराबर क्या होता है, pdv, p क्या है, दाब है, dv आयतन, आयतन में परिवर्तन है, ठीक है। तो क्या लिख दूं भैया, अब मैंने लिख दिया pdv बराबर, इधर ये उठा, ये तो यही है, इसको उठा के इधर ला रहा हूं, तो cp dt माइनस cv dt, यानी pdv बराबर cp माइनस cv dt कॉमन ले लिया, dt उठा के नीचे रख दिया, pdv अपॉन dt बराबर cp माइनस cv लिख सकते हैं, हाँ या ना। अब आदर्श गैस समीकरण 1 मोल के लिए, 1 मोल के लिए क्या कहती है भैया, 1 मोल के लिए आदर्श गैस समीकरण, मैंने कहा pv बराबर RT। नियत दाब के लिए, क्योंकि अपन यहां से नियत दाब ही तो पढ़ रहे हैं, नियत दाब पर उपरोक्त समीकरण का ताप के सापेक्ष, T के सापेक्ष अवकलन करने पर, देखो मैंने क्या कहा, नियत दाब है तो P तो एज इट इज, और V तो ताप पर निर्भर करता है, तो dV by dt, इसका अवकलन क्या हो जाएगा, ताप के सापेक्ष dV by dt, और R
आर तो कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट, गैस नियतांक। टी का अवकलन करेंगे तो 1 आएगा, ये आ गया। ये मान समीकरण नंबर 6 में रखने पर, ये मान समीकरण 6 में रखने पर, आओ रख देते समीकरण 6 व 7 से, समीकरण 6 व 7 से क्या हो जाएगा, Cp माइनस Cv, और इस Pdv की वैल्यू देंगे R इक्वल टू R। यही मेयर्स फॉर्मूला है। अरे मेरी बात समझ में आ गई क्या? आज अपन इतना ही करेंगे, 2 क्वेश्चन किए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए, दोनों के दोनों अल्फा बीटा गामा में संबंध है, और दूसरा है मेयर फॉर्मूला Cp माइनस Cv बराबर R। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अगर कोई रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल के पूछ सकते हैं, ठीक है ना। और कुछ बस इतना ही है। आज के समाचार यही समाप्त होते हैं। नमस्कार।